चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और उसमें भी खास तौर से ये इस तरीके के जो सवाल आपके सामने आते हैं बार वाले, जिनको आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, इसका एक सवाल किसी भी एग्जाम में चाहे हो उसमें आता ही आता है। सेकंड ग्रेड में हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीट में हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन से करना चाहें तो बिल्कुल कम टाइम में आपको इस हर पैटर्न के सवाल को बता रहा हूँ। बार वाले मैंने जितने भी पैटर्न बनते हैं मैंने सब ले लिए और डायरेक्ट इनको कैसे सोल्व करते देखिए। यहाँ सबसे पहले जैसे इसने देख लिया 0.4 बार, तो यहाँ 0.4 बार तो सीधा सीधा यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट 4 के ऊपर बार है तो कुछ भी नहीं करना, ये 4/9 बन जाएगा। ठीक है, अब आ रहा 0.42 के ऊपर बार, तो ये इसके ऊपर डबल है तो आप ये डायरेक्ट 422/9 कर देना, 2 बार हो जाएगा। अगर ये 3 बार है, ध्यान देना, तो उस कंडीशन में भी आपको कुछ भी करना है, 423/999 कर देना। ठीक है, लेकिन अब यहां से आगे से चेंज हो रहा सिस्टम। ठीक है, इनमें क्या ध्यान रखना है आपको देखना, 0.26 बार। ठीक है, इन सभी में सिस्टम क्या 6 के ऊपर बार और उसके बाद में आपके केवल एक ही डिजिट है, फिर पॉइंट आ गया। यहाँ 2 ऊपर बार है और इसके बाद केवल 2 ही डिजिट है, फिर पॉइंट आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट मतलब कोई वो पॉइंट नहीं है, मतलब कोई डिजिट नहीं सकता इसके बाद में। और ऐसे ही है, ये सवाल आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे हुए याद कीजिए, ये दोनों तो साफ साफ दिख रहे हैं। तो मैं पहले 0.26 की बात करूं तो इसे आप क्या करेंगे, देखो 2 6 बार, तो इसे आप लिखेंगे 2 + 6/9। ठीक है, और इधर बराबर लगा देंगे। और क्योंकि बार वाली संख्या के बाद केवल एक डिजिट है पॉइंट के बाद में, बार वाली संख्या और पॉइंट के बीच के डिजिट आप गिन लो कितने, 1 है, तो आपको इधर 10 लिख देना है। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए, तो 9 दूनी 18 और 6, ये हो रहा है 24 और 9 3 से कट रहा 8/3, तो इससे आपके ये x = आ जाएगा कितना, 4/15, 30 हो रहा ना, और काट दिया मैंने, तो ये इसका तरीका हो जाएगा। लेकिन अगर अगली संख्या देखिए आप 0.2311, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसे आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट यहीं से देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 23 + 11/99। ठीक है, और अब इधर आप क्या करोगे, क्योंकि पॉइंट और 11 यानी बार वाली डिजिट के बीच में 2 डिजिट है। ठीक है, इसको भी बार मत मान लेना, तो ये इधर आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 100x लिखेंगे, तो उस कंडीशन में ये 100x = ये तो कट गए देखो, है ना, 23 + 1/9, तो 9 × 27, 9 × 18 और 2 20 और +1 नीचे 9 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट गया था ना इसलिए, तो ये क्या बन गया देखिए आपके x = 207, यानी कि 208/900, आप चाहे तो काट लें इसको, 104/450 और कट रहा है 2/225, ये आंसर आ गया समझ में। अब मैं आपको इनको बताऊंगा, ये दोनों क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है और ये पूछे हुए दोनों आरपीसी में, ये दोनों जो डिजिट है बिल्कुल अलग है। देखिए पहले मैं ले रहा हूं, तो मैंने बताया था आपको कि बार वाली संख्या और पॉइंट के बीच में केवल एक डिजिट है, देख लीजिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ये वाला तो पहले छोड़ दीजिए, आप पहले इसे सीधे ऐसे नोट कर लीजिए, 189 प्लस जिसके ऊपर बार है आप उसे बार रूप में डाल दे और नीचे 99 लिख दे। अब इधर क्या आएगा, क्योंकि केवल एक डिजिट है तो इधर अपन ओनली
10x लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये क्या बन रहा है मल्टीप्लाई में, 189 इंटू 99, तो ये 1701, फिर 1071, तो 11781, फिर प्लस 71, तो ये 28781, यानी कि ये आ जाएगा आपके 18782 और नीचे हो जाएगा 99। तो ये इसमें एक से तो निकालना, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 18782 और नीचे हो जाएगा 990। ये कट रहे, काट दो, देखो कितना हो रहा, 178 यानी कि 39 और ये 9, और इधर नीचे देखो आप कितने बन रहे, 4 या 10 यानी कि 5, और फिर यहाँ 98 यानी कि कितना बचा, 9। ठीक है ना, तो ये बस इसका आंसर है, यही तो आप पूछा इसमें। अब कितना इजी काम था देख लीजिए। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वाला ये है, तो इसमें आप क्या करोगे, मैंने बताया था आपको दोनों के ऊपर भार है, तो आप इसे 1 + 27/99 कर ले, और इधर आप क्या लिखेंगे, 10x लिखेंगे, 100x लिखेंगे, 1000x लिखेंगे, या फिर ओनली x लिखेंगे। ओनली x, क्योंकि बार और पॉइंट के बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो ओनली x बना लें। तो ये x इक्वल टू, आप चाहो तो कट भी रहे, देख लो आप, इसको काट दो भली, 3 से कट रहे ना, 3 और ये 3 से 9 बार कट रहा। ठीक है, 9 से काटो नहीं पड़ेगा पहले से ही, 3 और ये 11, तो 1 3/11, तो ये x इक्वल टू 11 और 3 14/11, ये आंसर आ रहा है। हाँ, तो ये देख लिए कितना इजी काम है मेरे हिसाब से। अब आपके ये बार वाले सवाल जिसको परिमेय यानी रेशनल नंबर के रूप में बदलना होगा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना? अगर समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ठीक ऐसे ही वीडियो और आप देखते रहे, मैं आपके लिए लगातार लग रहा हूं। एक बात कहना चाहूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप मुझे राजस्थान में कहां से देख रहे हैं, या कहीं किसी और प्लेस से देख रहे हैं। तो जहां से भी देख रहे हैं, आप अपने प्लेस का नाम जरूर लिखें कि मैं फला जगह से इस वीडियो को देख रहा हूं। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, नाम काफी सुना सुना लगता है, लेकिन जब सामने आता तो कंफ्यूजन होता है। आप क्विक इसको समझिए और इससे जुड़े क्वेश्चन भी। मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? ये किसी त्रिभुज से संबंधित थ्योरम है। एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। BC समांतर हो जाएगा DE के, और ये जो DE बनेगा वो हाफ BC होगा। ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगी। अब हम इस पर सवाल लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, जैसे ही हम इसी में ले लेते हैं, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है। मैं इस त्रिभुज को समबाहु मान लेता हूं, ठीक है, यानी कि मैं इसमें ले लेता हूं AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, सवाल में दे रखा है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर DE और F इसके मध्य बिंदु है तीनों भुजाओं के, ठीक है, ये तीसरी भुजा है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि जो त्रिभुज DE और F है वो भी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें ये बात जानकारी है, जो मिड पॉइंट थ्योरम है हम उसी को यूज कर रहे हैं। यहां जैसा कहा इसने AB इक्वल टू BC इक्वल टू C है, ठीक है, पहले देर का गिवन में क्वेश्चन में। तो अब यहां आप देखो कि हम अगर, जैसे मैंने ये एक बात यही लिख दी, D इक्वल टू हाफ BC,
दूसरी बात मैं लिख देता हूं डी एफ इक्वल टू हाफ ए सी। तीसरी बात मैं लिख देता हूं ई एफ इक्वल टू हाफ ए बी। आप देख लीजिए, जब ए बी बी सी सी ए सब बराबर है तो उस कंडीशन में आपके डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ ई आ जाएगा। तो ये इससे ये वाली बात आपके आ रही है, त्रिभुज डी एफ समबाहु त्रिभुज होगा। बस कंक्लूजन ध्यान रखना कि इससे कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है और पूरा का पूरा सवाल जो है मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है। ये कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब समलंब चतुर्भुज है और यह कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज में अगर इसके विकर्ण मिला दिए जाए डायगोनल, ठीक है, जहां भी मिल रहे हो, मैं लिख देता हूं। यह कह रहा है कि इन दोनों के विकर्ण AC का मिड पॉइंट है ये, इसको मैं नाम दे देता हूं F, और विकर्ण DB का मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, वो है G, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इसे मिला दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके दो शर्त बनती है। एक शर्त बनती है कि ये जो है आपके FG वो समांतर होगा CD, FG समांतर होगा FAB के। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिस पर आपके क्वेश्चन बनता है वो है FG इक्वल टू हाफ इंटू AB माइनस CD। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। आप चाहे तो मैं बता देता हूं कि ये हुआ कैसे। क्योंकि ये इस तरीके से झुकी है तो मैं यहां से इसके AD के पैरेलल एक लाइन बना लेता हूं। जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं E, ठीक है। अब ये इसके पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब आप देखो कि ये इसके समांतर ही है, तो साफ साफ दिख रहा है मिड पॉइंट थ्योरम से आपके कि ये AE जो है, देखो इसका अगर हाफ करूं तो ये आपके FG GF, बात एक ही है, इक्वल हो जाएगा। तो अब आप देख लो, ये 1/2 और ये AE क्या है, ये आपके AB माइनस CD ही तो है। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको जरूर याद रखें। इस पर आपके क्वेश्चन बनना तय है, आप इसे जरूर याद रखें। मिड पॉइंट थ्योरम का नेक्स्ट जो एग्जांपल है अलग तरह का, लेकिन यूज सारी वही चीजें हो रही है। कौन सी? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय जो 9th क्लास की बुक में है, 8th चैप्टर में। यहाँ क्या है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ABCD, गिवन है, दे रखा है सवाल में। अब ये कह रहा है कि इसमें इनके जो मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाएं, ठीक है, जैसे मैंने ये मिला दिया, ठीक है, और इधर ये भी मिला दिया, ठीक है। मैं इसे P, Q, R और S नाम दे रहा हूं। ये कह रहा है कि ये जो P, Q, R, S वो एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को लाना है, ठीक है ना। अगर ये मध्य बिंदु लिए जाए तो अब इसमें मध्य बिंदु प्रमेय कहाँ यूज हो रही है? देखिए, मैं एक काम करता हूं, इसका डायगोनल विकर्ण बना लेता हूं। अब जब मैंने विकर्ण बना लिया तो केवल आप एक तरफ देखें, आप त्रिभुज, केवल एक त्रिभुज देख लें, त्रिभुज ABC में, ठीक है। आपको मालूम है कि P और Q इस त्रिभुज की दो भुजाओं का मध्य बिंदु है।
तो पक्की बात, मध्य बिंदु प्रमेय से आपके ये ए सी जो है वो समांतर होगी पी क्यू के, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, ये जो पी क्यू है वो 1/2 ए सी होगा। एक बात तो हो गई ये, ठीक है। फिर दूसरी बात देखें, ऐसे ही ऊपर वाला डायग्राम ले लें, सी डी ए में ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी देख लो आप कि ये जो आर एस दे रखा है ये समांतर किसके, ए सी के ऊपर वाले त्रिभुज में, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इस त्रिभुज के, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक बात और क्या लागू हो जाएगी, ये हो जाएगी आर एस इक्वल टू 1/2 ए सी। तो आप देखो कि ये 1 और 2 दोनों मिलकर के क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पी क्यू इक्वल टू आर एस, और ये पी क्यू समांतर भी हो जाएगी आर एस के। तो सेम ये कंडीशन आपके एस पी भी समांतर हो जाएगा क्यू आर के, और इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, और इस समांतर चतुर्भुज में एक्स जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, ये एक्स, और वाई है बी सी का मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें आपको ये बताना है कि जब ये इससे मैच करता है इस तरीके से, ये इससे, तो उस कंडीशन में इसका जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण, ठीक है, ये यहां पर P और Q पर काटता है। अब कंक्लूजन क्या, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है कि ये AP बराबर PQ बराबर QC होगा। देखिए ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से अगर देखो तो ये अगर तीनों अब यहाँ सिद्ध करना है, इसका मतलब ये रिजल्ट है तो कंप्लीट ओरिजिनल रिजल्ट है ही है। ऐसे कंडीशन में कि ये तीनों बराबर है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू है, इसका मतलब ये हुआ कि ये AC को कितने समान भागों में बांट रहा है, 1/3, 3 समान भागों में बांट रहा है। अब आपको इसमें देखना, एक एक काम करिए, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इधर ये मिड पॉइंट है, एक्स पी ये पैरेलल है इसमें QD के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये P भी इस AQ का मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट होगा। तो उस कंडीशन में आप देखो कि ये आपके क्या AP इक्वल टू PQ आ गया। तो सेम ऐसे की बार आप इस त्रिभुज में इसमें ले लो, तो उस कंडीशन में ये उधर PQ इक्वल टू QC हो जाएगा। तो इससे आप कह सकते हो कि ये AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC। तो आप फाइनली जो कंक्लूजन जो RPSC ने एग्जाम में पूछा है वो ये पूछा है कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC इक्वल टू 1/3 AC। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहां इसने एक त्रिभुज दिया है और ये कह रहा है कि तीनों भुजाएं गिवन है, BBC और CA 6 सेमी, 4 सेमी और 8 सेमी है। अब ये कह रहा है कि अगर AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E और BC का मध्य बिंदु F हो, तो उस केस में इसने दो बात पूछी है। एक तो पूछा है कि त्रिभुज DEF का परिमाप, परिमाप क्या होता, तीनों भुजाओं का योग। दूसरा इसने पूछा है चतुर्भुज BCED का परिमाप,
दोनों का इसने परिमाप पूछा है। यूज क्या करना है? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय को यूज करना है। अब आपको मालूम है कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि जब दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो भुजा तीसरी भुजा के समांतर भी होती है, डीई है ना, ये इसको डीई लिख देते हैं अपन, ये डीई। और दूसरी बात वो इसकी जो डीई है वो हाफ बीसी होती है। तो सीधी सी बात, जब बीसी हमारे पास में दे रखी 8 तो डीई कितनी हो गई? 4। और ऐसे बीसी 4 है, गड़बड़ नहीं करी, ये 2 ही होगी ना, बीसी हमारे पास में 4 है 2। तो और ऐसे अगर 8 सेमी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डी एफ जो है वो 4 सेमी हो जाएगी और बाकी ये 3। तो त्रिभुज पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डीई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। तीनों भुजाओं को जोड़ने से तो परिमाप आता है, तो ये क्या हो जाएगा? डीई आपके 2 सेमी, ई एफ आपके 3 सेमी और ये 4 सेमी, 4 और 3 7 और 2 9 सेमी। दूसरा इसने चतुर्भुज का परिमाप पूछा है, तो चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? बी सी प्लस सीई प्लस ई डी प्लस डी बी, चारों भुजाएं जोड़ दो तो बी सी आपके दे रखा कितना, यहां से लिख लो 4। सीई आपके कितना हो जाएगा? सी, अब देखो ये 4 दे रखा है तो ये सीई भी 4 हो जाएगा, ये 4। फिर ई डी ये है 2 और डी बी जब ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। समांतर नहीं ये वाली नहीं वाली, 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। 4 4 8 और 5 13 सेमी, ये दोनों आंसर। आज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना करके मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं और कुल मिलाकर के मेरा काम ये था कि मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे यूज किया जाए, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो मैंने आपको इसके अंदर बताने का प्रयास किया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ एक त्रिभुज दे रखा है और ये कह रहा है कि इस त्रिभुज में ये जो भुजा है वो 8 सेमी है और बीसी दे रखी है आपके 6 सेमी और ये एसी का मध्य बिंदु जो है वो आपके डी दे रखा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है और उस कंडीशन में आपको बीडी की लंबाई ज्ञात करनी है। कितना प्यारा क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ क्या है कि ये 6 सेमी, ये 8 सेमी और समकोण त्रिभुज दे दिया तो पक्की बात आपको मालूम होगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 36, तो ये कितना हो जाएगा 100, यानी कि ए सी कितना आ जाएगा 10 सेमी। अब इसमें खास बात इसने पूछा क्या है, बी डी। यहाँ बी डी जो है वो एक मीडियन है, माध्यिका। और आपको अगर जानकारी हो तो ठीक, नहीं तो बता दूं कि ये बी डी बराबर 1/2 AC होता है। जो माध्यिका दे रखी है ना, ये माध्यिका इस कर्ण, ध्यान रखना, जो कर्ण है उसका आधा होता है, तो ये आपके 1/2, कर्ण आपके 10 आया, तो ये आपके BD जो आएगा वो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी माध्यिका, कर्ण को मिलाने वाली जो माध्यिका होती है वो माध्यिका हमेशा कर्ण की आधी होती है, हाफ होती है, ये आपको याद रखना होगा। तो 10th में सबसे पहला जो पार्ट आता है सर्कल का, ठीक है, वृत्त का। अब फॉर्मूले भी पता है लेकिन सवाल कैसे आते हैं वो खास तौर से समझना पड़ेगा। जैसे सर्कल है, अब सर्कल के अंदर क्या क्या आता है, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, के चाप की लंबाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दो संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल
और इससे जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको खास तौर से इसमें ध्यान में रखना है। तो मैं पहले फॉर्मूले बता रहा हूं फटाफट। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1, ये है वृत्त का क्षेत्रफल, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आपके पास गिवन होगी, तो ये अंदर वाला एरिया आप निकालोगे। फिर दूसरी बात आती है वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस। तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, अब इसमें परिधि का मतलब क्या होता है, पूरी लंबाई होती है। अब आपको कि परिधि का तो आता है सूत्र में, सूत्र की बात नहीं है, वो सवाल पूछता है कि एक पहिया कितने चक्कर लगाए कि वो इतनी दूरी तय कर ले। तो पहिए के ये वास्तव में है क्या, ये पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, ध्यान रखना। फिर मैं बात करूं अगला वृत्तखंड के बाद। अब अगला टॉपिक आता है आपके, जैसे कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और मैं एक छोटा सा चाप ले लेता हूं, ये ए बी, और इस चाप की लंबाई आपके एल हो जाए, त्रिज्या आपके आर आ जाए और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में एंगल थीटा है। तो उस कंडीशन में आपके ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, इसको मैं ए से लिखता हूं, तो ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये इसमें कौन सा, ये वाला एरिया आ जाएगा अंदर वाला। अब चौथा इसी में आता है, इस त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, आर्क लेंथ। इसको हम कैपिटल एल से लिखेंगे और ये होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। ये मिस्टेक नहीं हो जाए, क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर थीटा 360 और यहाँ पाई आर थीटा 180, यानी कि देखो दो ऊपर नीचे हाफ हाफ कर दो। त्रिज्या आर स्क्वायर थी तो आर कर दिया, 360 था तो 180 कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है, इन पर सवाल आपस में घालमेल करके पूछता है। फिर मैं अगला पार्ट लेता हूं, ये चाप की लंबाई यहां से यहां तक थी भाई, ध्यान रखना, ये ए से बी, ये वाला ये चाप की लंबाई। फिर इसमें ध्यान रखना अगला आता है ए एल और आर में संबंध। ध्यान रखना, इस पर सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा है और कुछ नहीं है। ए क्या है, चाप की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एल क्या है, चाप की लंबाई, आर त्रिज्य खंड की त्रिज्या। तो सीधा सीधा ध्यान रखें आप, ए इक्वल टू 1/2 इंटू एल इंटू आर। इस पर इसने प्रश्न पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे दे, आपको एल दे दे, आर निकालना हो, या इन्हीं में से कोई भी है। ये एक तरह से 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की तरह है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बात करूं मैं 6 संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब, जैसे एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, तो ये वाला एरिया इसके अंदर ये पूछता है, ध्यान रखना। तो इसमें जैसे ये अंदर छोटा वृत्त है तो मैं इसको स्मॉल आर लिखता हूँ, त्रिज्या उसकी, और बाहर वाला बड़ा है तो मैं उसको कैपिटल आर लिखता हूँ सुविधा के लिए, ताकि संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो ये बड़े आर वाला क्षेत्रफल माइनस छोटे आर वाला क्षेत्रफल। और इसमें भी ध्यान रखना, पाई कॉमन लेकर के नए वैल्यू डायरेक्ट मत पुट करना, इसमें वो आर और आर के मान ए से देता है, जैसे वो 4 और 3 दे दे तो आपको मतलब इस तरीके से हल नहीं करना है, ध्यान रख के गुणनखंड कर लेना, आर प्लस आर, आर माइनस आर, फिर वैल्यू पुट करना, ताकि इसमें जल्दी से आपके सही आंसर तक आप पहुंच जाओ। तो ये आपके इसमें हो गया, आपके 6 फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। फिर इसमें ये त्रिज्यखंड हो गया, चाप की लंबाई, ये सब हो गया। अब इसमें क्या बैठेगा, ये जो फॉर्मूले है इनको ये क्या करता, आपस में घालमेल करके पूछता। अब इसमें क्या होता है, कितनी बार थीटा का मान जो है वो गिवन नहीं होता है। ठीक है, तो थीटा के मान के लिए अब क्या करना है, जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में आपको मालूम है कि 12, 3, 6 और 9, तो इसमें ध्यान रखना जो मिनट की सुई है, ठीक है ना,
इसके बारे में वो क्वेश्चन करता है कि मिनट की सुई देखो आप यहां से यहां तक आएगी, यानी अपन कह सकते हैं कि 90 डिग्री पर वह कितना लेती है समय, 15 मिनट। यानी कि 1 मिनट में वो कितना समय लेगी, 90 डिग्री बटा 15, यानी कि 1 मिनट में जो समय लेगी वो 15 छंग यानी कि 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न आता है कि वो 5 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड, 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, वो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, जो त्रिज्यखंड है उसी से बनता है, क्योंकि वृत्तखंड जो बनता है, ध्यान रखना, ये वृत्त, ये त्रिज्या R1 और R2, और वृत्तखंड जो बनता है ये नीचे वाला पोर्शन ये है। तो त्रिज्यखंड से हमेशा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कम होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दो 360 और माइनस R² साइन थीटा कर दो, ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया। ये जो जरूरी चीजें त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्त क्षेत्रफल से संबंधित अवधारणाओं पर आधारित फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इन पर एक ने एक सवाल वो पूछता ही है, और सबसे इजी है इसका क्वेश्चन। आप अगर फॉर्मूले याद करके जाते हो तो आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सर्कल से संबंधित कॉन्सेप्ट, वो है टेंजेंट। जैसे कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल की एक कोई टेंजेंट है इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरी इसकी छेदक रेखा है, सेकेंड लाइन। मैं इससे लिख देता हूं पी टी, और जहां से ये छेद कर रही है मैं इसको इस ए और बी नाम दे दूं। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा, सीधा सीधा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, एक फॉर्मूला था, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सीधा सीधा ध्यान रखना, इस पर प्रश्न बनता है। फिर मैं एक सर्कल दूसरा लेता हूं, ये एक सर्कल है, और इसमें अगर कोई दो रेखाएं यानी दो जीवाएं एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करें, जैसे मैं लिख देता हूं इन जीवाओं का नाम ए बी और ये सी डी, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को मैं नाम डाल रहा हूं पी। तो उस केस में सीधा सीधा ध्यान रखना, ये पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिक मतलब इस तरीके से आपको दो दे दिए तो बाकी कैसे निकालो, तो सीधा तरीका ध्यान रखना पड़ेगा, ये दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये जीवा से संबंधित खास फॉर्म है जो आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में ये ए बी सी डी जो चारों बिंदु है ये एक वृत्त परिचित होंगे, और इसका विलोम भी होगा। अगर पी ए पी बी पी सी पी डी ये इसमें इक्वल है अगर, तो ये ए बी सी डी चारों बिंदु एक वृत्त परिचित होंगे। उल्टा विलोम भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लो एक सर्कल है, और इस सर्कल पर जो टेंजेंट की सामान्य विशेषताएं हैं ये तो आपको पता ही होगा कि इस पर केवल बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वो स्पर्श रेखा, वो टेंजेंट हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसी में मैं चेंज कर दूं कि अगर एक स्पर्श रेखा और किसी बाह्य बिंदु से, यानी अगर बाह्य बिंदु की बात करें तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, पी ए और पी बी, ठीक है, और हमें ये पता है कि ये लंब होती है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना, ये पी ए इक्वल टू पी बी, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस पर भी क्वेश्चन इसने पूछा है, एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा और डाल करके, और इस त्रिभुज का परिमाप पूछता है, यहाँ कोई भी नाम डाल दो सी डी, तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछता है, तो वो बिल्कुल इस स्पर्श रेखाओं के बराबर होने वाले नियम पर आधारित है, कुछ भी नहीं। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, सर्कल की बात ही आ रही है, तो ये तो हो गई स्पर्श रेखाओं वाली बात। अब इसमें अगर सर्कल है, एक सर्कल ये है, और इस सर्कल में जैसे मैं अगर अर्धवृत्त लेता हूं, तो अर्धवृत्त में ध्यान रखना
बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, कोई विशेष बात है नहीं, सभी जानते हो आप। ठीक है, ये इसका व्यास है वो मान लो। और दूसरा, अगर मान लो एक सर्कल है और इसमें अगर कोई भी एक जीवा कोण ले लेता हूं, तो एक जीवा के एक तरफ बनने वाले सभी कोण बराबर होते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपके वो सवाल में पूछ सकता है। इसके अलावा जैसे एक सर्कल है और इस सर्कल में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इट मीन्स ये अगर x है तो हमेशा हमेशा ये 2x बनेगा। ये डायग्राम कितनी बार डीजेनरेट हो जाता है। जैसे इसको आप PQ नाम दे दें, इसको A नाम दे दें, तो ये A बिंदु जैसे मान लो ये PQ तो यहीं पर है, ठीक है। लेकिन अगर ये A बिंदु यहां आ गया तो उस कंडीशन में ये इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम बात करें, जैसे आपके पास में एक सर्कल है, इस सर्कल में अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, देख लीजिए ये, ठीक है। और ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना, अंदर वाला ये वाला जो एंगल है जिसको मैं x नाम दूं, तो ये वाला एंगल भी x होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से उधर से भी अगर ये वाला एंगल y है, डबल कर दूं मैं, तो ये वाला एंगल भी y होगा, एकांतर वृत्तखंड के कोण, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर भी सवाल बना है। इसके अलावा जैसे एक आध और कॉन्सेप्ट है कि समान दूरी पर जो जीवाएं होती है केंद्र से, वो लंबाई में समान होती है। जैसे ये A B C D और यहां से ये इस तरीके से ये लंब है, तो अगर ये OP और Q है, अगर ये OP इक्वल टू OQ है, तो ये जीवाओं की लंबाई भी समान होगी, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे एक सर्कल है, जनरल कॉन्सेप्ट है जो 6वीं 7वीं 8वीं में आता है, बिल्कुल वो ले लिया मैंने ताकि ये छूटे नहीं कोई भी। जैसे एक जीवा है ये आपके AB, और इस जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, AP इक्वल टू PB। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो आपस में इनके रिलेशन से भी हम सवाल कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें, ये रीट वाले भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो रीट वाले भी ध्यान रखना, रीट वालों के लिए बहुत काम की चीजें हैं। तो ये इसमें काम आ रहा। एक आता है चक्री चतुर्भुज, ठीक है। जैसे ये है सर्कल, ये इसके अंदर सारे की सारी भुजाएं अंदर की तरफ, यानी कि इसके ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे शीर्ष किसी वृत्त को अंदर की तरफ से स्पर्श करें। देखिए A B C और D, तो उस केस में इनके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये सम्मुख कोण यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 और कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180। तो ये चक्री चतुर्भुज से संबंधित बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। फिर इसके अलावा जैसे और कुछ बचा हो तो लगभग इसमें वृत्त वाली जो चीजें मैंने इसमें डाल दी है। अब मेरे को लग रहा कि इससे बाहर ये तो बहुत सारी हो सकती है, अंतर्गत वृत्त है, परिगत वृत्त है, तो ये वापस 11th 12th का बेस आ जाता है, क्योंकि अंतर्गत वृत्त, परिगत वृत्त, ठीक है, और इससे जुड़े जो वृत्त है उनके त्रिज्याओं में भी संबंध वाला है। तो वो मैंने 11th 12th का जो ट्रिग्नोमेट्री है मैंने उसमें लिया, इस पार्ट को आप उसमें देख सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो 10th क्लास का, वो है समरूप त्रिभुज से संबंधित। सीधा सीधा समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न बनाए हैं हर बार 2nd ग्रेड के अंदर। देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको थेल्स प्रमेय को ध्यान में रखना है। कोई दो त्रिभुज समरूप है, एक त्रिभुज आपके ऐसा होगा और इसमें जो DE बनेगी वो समांतर बनेगी BC के। जैसे ये समांतर बनेगी तो ये त्रिभुज ABC समरूप होगा,
त्रिभुज ADE के। बस ये समांतर वाली शर्त लागू होनी चाहिए। सवाल में तुरंत देखना कि कोई एक भुजा दूसरी के समांतर है और त्रिभुज वाला मामला है तो वहां पर दो त्रिभुज समरूप होंगे। अब जब ये बात लागू हो जाती है तो आपको यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है, AD/DB इक्वल टू AE/EC, सीधा सा AE/EC, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। चारों में से 3 दे रखी होगी, एक फाइंड करनी होगी। 2 सेकंड का काम है खाली, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला इस रूप में नहीं, ये इस फॉर्मूला इस रूप में भी लागू होता है। जैसे AD अपॉन मैंने पूरी दूरी ले ली AB, AD अपॉन पूरी, तो इधर भी आपको AE अपॉन AC पूरी ले लेना। फिर थर्ड और भी हो सकता है, आप इधर BD अपॉन AB कर सकते हो, तो उधर भी आपके EC अपॉन पूरी हो जाएगी AC। ये तीनों ही रूप काम आ सकते हैं और इन्हीं को आप रिवर्स भी कर सकते हो। ये सभी आपके थेल्स थ्योरम के अलग अलग रूप हैं। सवाल आपके इस पर बनता है तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा, ठीक से अगर याद रखते हो तो। फिर बात करूं मैं, जैसे आपके एक त्रिभुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज लेकर के आया हूं। शायद ये चीज आपने पढ़ी या न पढ़ी, मैं बता रहा हूं। एक त्रिभुज है ABC। अब यहां पे क्या है कि इस BC को एक से इस कोण को, कोण A को समद्विभाजित करती है अगर कोई लाइन, यानी ये कोण दोनों बराबर हो जाए, कोण 1 और कोण 2 अगर बराबर हो, इसको अगर समद्विभाजित करें तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि BD अपॉन DC इक्वल टू बन जाता है AB अपॉन AC। कितनी खास बात है देख लीजिए, इस पर सवाल बना सकता है, वो ध्यान रखना। और ये चीज आपको 10th की बुक में मिलेगी, 10वीं की जो समरूपता वाला जो चैप्टर है उसके अंदर ये बात मिलेगी, ठीक है। यूं तो समरूपता वाले बहुत सारे फॉर्मूले और भी हैं, ठीक। लेकिन अब मैं इसी में जो नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं क्षेत्रफल से संबंधित, ठीक है, वो क्या है। जैसे आपके एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज में ले लेता हूं दूसरा, कुछ भी नाम डाल दो, PQR। सवाल में साफ साफ लिखा होगा कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो सीधा सीधा जो आपके प्रश्न बनता है वो क्या बनेगा, इनके क्षेत्रफल से संबंधित। अब यहां पर क्षेत्रफल से संबंधित इसमें लगभग तीन नहीं 4 फॉर्मूले, ठीक है। 4 कैसे है, तो 2 ही है लेकिन मैंने इसको 4 बना दिया है। कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, इसकी आप कोई भी एक भुजा ले लें AB² अपॉन जो भुजा इधर की ले रहे हो वही आपको इधर लेना है। फिर इसी में आगे बढ़ा दो आप, इधर अगर आप AC² लेते हो तो इधर आप QR² PR इसका ले लो, और अगर इधर BC² लेते हो तो इधर आप ले लो QR²। ये आपके समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला और है,
अगर आप इसमें लंब डाल दें, ध्यान देना, जैसे L और M, तो उस कंडीशन में ये क्षेत्रफल AL² अपॉन PM² के इक्वल भी होगा। इस पर आपके प्रश्न बनता है 10th में से, क्योंकि समरूप त्रिभुज वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो ये आपको समरूप त्रिभुज से संबंधित मेन एरिया वाला मामला है जो आपको इसमें ध्यान में रखना होगा। अगला जो पार्ट है ऊंचाई और दूरी वाला, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उन्नयन और अवनमन कोण। इसका एक सवाल आपके आता ही है सेकंड ग्रेड में। तो देखिए इसमें सिस्टम क्या है, थोड़ा देख लो आप पहले। तो जैसे दो चीजें हैं, मैं यहाँ दो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। एक तो जैसे ये हो गया और दूसरा हो जाएगा सेम ऐसे ही ये वाला। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहां पर एक एंगल थीटा है, ठीक है, और यहां क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, वो आपके यहां से ऊपर देख रहा है, तो उस समय ये कहलाएगा आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, उन्नयन कोण। और जब यहां इस पे तो होगा आपका कौन, ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, और यहां कोई होगी ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट यहां होगा और यहां से ऊपर से कोई देखेगा ऑब्जर्वर, ठीक है ना। यहां ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कर दो, ये नीचे होगा और यहां से वो कोई इस प्रकार से देखेगा नीचे की तरफ, तो यहां बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। ये दोनों उन्नयन और अवनमन का आपको अर्थ समझ लेना है। अब मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूं, ठीक है। सवाल कैसे बनते हैं इसके, ध्यान रखना, उन्नयन और अवनमन कोण वाले सवाल जैसे ही आए, आप आंखें बंद करके आप एक नीचे सरफेस लेवल पे एक लाइन पहले ही बना दें आप, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि वो या तो पूछेगा वो ऊंचाई, या पूछेगा दूरी, या पूछेगा सीधी दूरी जिसको अपन कैपिटल लिख रहे हैं, और या फिर एंगल पूछ लेगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको एक तो याद रखना है हमेशा हमेशा टेन थीटा जो लंब बटा आधार, ऐसे ही कोट वाला भी पूछ सकता है, आधार बटा लंब, तो ये दोनों एक ही बात है। और जब कभी कर्ण वाली बात आए तो आप एक तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और एक कोस थीटा इक्वल टू आधार डी कर रखा ना बटा कर्ण, ये याद रख लें आप। सारे सवाल इन्हीं से बनेंगे। जैसे मैं एक बात कहूं, एक सिंपल सा सीधा सवाल लूं कि किसी समय सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा या उन्नयन कोण क्या होगा जब किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो। यानी ये आपके खंबा है, ठीक है, ये उन्नतांश कोण मान लेते हैं सूर्य का, ठीक है, और ये 90 डिग्री हमेशा बनेगा। तो छाया तो हो जाएगी चलो x, और ऊंचाई भी अपन मान लेते हैं x, क्योंकि ये समान है, ठीक है। तो जब कभी ये दोनों समान आए, तो मैं वैसे तो सूत्र से करा रहा हूं टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लेकिन छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो देख लीजिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब कभी छाया और ऊंचाई बराबर हो तो आपको ध्यान रखना ये 45 डिग्री कोण ही होगा। दूसरा, अगर ये वाला कोण 45 है तो हमेशा आधार और ऊंचाई बराबर ही होंगे, ठीक है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं इसी का, और एग्जांपल ये है कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़, देखो अब जैसे मैंने सवाल लिया तो मैंने कहा था ना कि आपको सीधा सीधा पहले बेस बना लेना है, और एक पहाड़ी की ऊंचाई जो है ये कह रहा है
कि 60 मीटर है, सपोज 60 मीटर, ठीक है, पहाड़ी की ऊंचाई ये ले ली। अब ये कह रहा है कि एक मीनार और है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस पहाड़ी की चोटी से और मीनार की आधार से जो अवनमन कोण है वो सपोज अपने ले लो 30 और 60 डिग्री। तो देखिए अब अवनमन की बात आए ना, तो मैंने उन्नयन में ऐसे लिखा लेकिन यहाँ लिखा ही नहीं। तो अवनमन में क्या करना, आपको कोण ये वाला लेना है, थीटा, ठीक है। केवल डायग्राम में चेंज होगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये कोण भी थीटा होगा एकांतर कोण से। तो उस कंडीशन में यहां आपको एच निकालना है। तो देखो ये इस तरीके से बनेगा और ये आपके अवनमन कोण है। तो ये पहाड़ी की चोटी से तो ये कोण जो है अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, और मीनार के आधार से, मीनार का आधार यहाँ पर है, तो यहां से अवनमन कोण जो ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, हमारा काम हो गया। देखो डायग्राम बना लिया, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 60 है तो ये 60 डिग्री होगा। अब अपने को एच निकालना, हम यहाँ पर 2 बार इसको यूज कर लेते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 30 वाला ले लेता हूँ, 30 लंब, यानी कि ये पूछ रहा है, वैसे ये पूरा 60 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना होगा, इतना, ये आपके 60 माइनस एच हो जाएगा। तो ये 60 माइनस एच अपॉन आधार आपके ये कोई भी मान लो, जैसे x मान लिया, ठीक है। तो ये x मान लिया, 30 क्या होता 1/√3 60 माइनस एच अपॉन x। तो ये हो जाएगा आपके x इक्वल टू √3 60 माइनस एच। खाली एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, तरीका ध्यान रखना, ठीक है। ये काम करने में कोई देर नहीं लग रही है। अब आप दूसरी बार डायरेक्ट tan 60 का लगा ले। तो ये tan 60 बराबर ये क्या होता है लंब। तो अब इस बार ये लेना पड़ेगा समकोण त्रिभुज पूरा वाला। तो लंब तो हो गया आपकी कितना 60 अपॉन आधार आपके x से tan 60 √3 है। तो ये क्या हो जाएगा √3 60/x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x√3 बराबर 60। ये x आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, ये x यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये आपके क्या हो जाएगा 60 बराबर x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ √3, ठीक है, और फिर अंदर ये x की वैल्यू पुट की, ध्यान रखना। तो √3 और 60 माइनस एच और एक √3 पहले से ही आपके बैठा हुआ बार। तो देखिए ये हो जाएगा 3 60 माइनस एच बराबर 60, 3 से काट दो इसको, कितनी बार कट रहा 20 या 60। तो ये 60 माइनस 20 बराबर एच। तो ये एच बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। कितना कॉन्फिडेंस से मैंने इस सवाल को किया है आप देख लीजिए। ये बात नहीं है कि मैंने कर लिया जो मतलब मेरी बड़े, ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ दोनों, अच्छा आपके जो सवाल आएगा वो 2 कोण वाला ही आएगा, ठीक है। तो आपको पहाड़ी बनानी है ऊंची, मीनार बनानी है छोटी, ध्यान रखना, ठीक है। टावर बोलते हैं इसको, तो टावर। तो यहाँ केवल दोनों ही पर आपको tan का लगाना फॉर्मूला, और इसमें से एक चीज जो आधार दोनों में कॉमन आएगा आप उसका विलोपन करके h का मान निकाल लें। आपके उन्नयन और अवनमन कोण का एक सवाल आएगा, आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं बारी काम नहीं होगा। जिसमें जैसे ए के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 है। तो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा ले आप, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। फिर इसमें ये तो खैर कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है खास तौर से विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है
जैसे आपके कोई एक लाइन है, ये वाली लाइन मान लो, चलो यही मान लो ये भी, और इस लाइन को कोई बिंदु R जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है जो आपको ज्ञात करने हैं, ये अगर m1 और m2 अनुपात में बांटे तो उस कंडीशन में R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए। तो मैं आपको लिखना बता रहा हूं, बिल्कुल इजी तरीका। आप क्या करें, x का मान तो लिखें ऐसे, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m और my प्लस my अपॉन m प्लस m। ठीक है, अब ये पूरा नहीं हुआ है। अब इसको पूरा करने के लिए 12, 21, 12 और 12, 21, 12, मतलब m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप याद रख लें। अब इसका सवाल जो बनता है वो कैसे बनता है, ये अगर कहता है कि जैसे यही लाइन है आपके और ये लाइन क्या है इस प्रकार से, सपोज मैं मान लूं कि इस लाइन ए के कोऑर्डिनेट है -1 और 1 और बी के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं 5 और 7। अब ये कह रहा है कि एक लाइन है आपके ये वाली जो इसको किसी बिंदु R पर काट रही है और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई बराबर 4। ये लाइन इस AB को किस अनुपात में बांटती है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हम इसमें m1 m2 की जगह λ/1 ले लेंगे सुविधा के लिए। तो अब हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके अंदर, तो लेमड़ा निकालना अपने को। तो m1, ठीक है, देखो m1 यानी कि लेमड़ा, फिर x2 यानी कि 5, ठीक है, फिर प्लस और फिर क्या रहा है m2 यानी कि 1 और फिर ये x1 -1, ये इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा, और नीचे हो जाएगा λ+1। ठीक है, फिर सेम ऐसे ही m2 y1, तो ये 5, ठीक है, 5 क्या 7 लेमड़ा और यहाँ प्लस ही रहेगा, तो m2 1 और ये y1, तो ये 1 हो जाएगा और नीचे λ+1 बन जाएगा। आ गया समझ में। अब ये कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, ये कोऑर्डिनेट अपने किसके है, R क्या है, ये R आप क्योंकि इस x प्लस वाई लाइन पर भी है आप इस पर पुट कर दीजिए, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x तो हो जाएगा आपके 5 लेमड़ा -1 लेमड़ा प्लस 1 प्लस 7 लेमड़ा -1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 4, तो ये 7 और 5 12 लेमड़ा -2 बराबर 4 लेमड़ा प्लस 4, 12 में से 4 गए 8 लेमड़ा और 2 उधर भेज दिए 6, तो ये लेमड़ा इक्वल टू क्या आया। यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, 4 और 3 क्यों आ रहा है, यहाँ मुझे लग रहा है इसमें मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी, m1 यानी कि लेमड़ा, फिर y2 तो y2 7, क्लियर। फिर हाँ देखो ये गलती करनी, ये माइनस है ही नहीं, प्लस है, मैंने पहले बोला था माइनस पहले लगा दिया था, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा यहाँ +1, ठीक है, और तो मिस्टेक नहीं करी। फिर m2 और y1 तो 1 और 1, ठीक है, तो ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पर +1 बन जाएगा, +1 बनेगा, तो 7 और 5 12, ये तो सही है, और 1 और 1 0 हो जाएगा और ये चला जाएगा उधर, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पूरा खत्म, ठीक है, तो उधर केवल 4 बचेगा। देखो हो गया ये, जरा सा चुके तो ये अपन उड़ जाते हैं 1/2, यानी कि कुल मिलाकर के ये λ/1, तो ये कितना हो गया 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेमड़ा का मान 1 आ गया, ठीक है, 1/2, तो ये 1:2 हो जाएगा। तो बस ऐसा क्वेश्चन आपके पूछा है पिछले वर्षों के, आप पेपर उठा के देख लीजिए। कोऑर्डिनेट में इनसे बाहर कोई फॉर्मूला नहीं जाता, कोई सवाल नहीं जाता है। फिर कितनी बार क्या होता है कि जैसे एक समांतर चतुर्भुज आता जाए, ठीक है, और इसमें
वो इनके कोऑर्डिनेट दे रहा है, मान लो इनके, और इसमें से जैसे यहाँ 1 2 3 4 और 1 -1 और यहाँ 2p दे देता है। तो ये कह रहा है कि p का मान क्या होगा। हम इसमें क्या करेंगे, हम मतलब इसको और इसको मिला देंगे और मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। मध्य बिंदु पहले इससे भी निकाल लेंगे, फिर इससे भी निकाल लेंगे, और दोनों क्योंकि एक ही बिंदु पे काट रहे हैं इक्वल कर देना, p का मान आ जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो इसमें आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, 10th का 2D का सवाल बस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, एक बात और रह गई, यहां मैंने प्लस प्लस लगा दिया। ध्यान रखना, सवाल में वो अगर माइनस भी कर सकता है, ठीक है, मतलब वो कहेगा कि ये तो अंत विभाजन का मामला था। अगर वो कहे कि बाह्य विभाजन है, एक्सटर्नल डिवाइड करती है लाइन, अगर इसको, तो कैसे निकालोगे, आपको ये जो प्लस थे चारों, इनकी जगह माइनस कर लेना। अब एक बात तो बताना चाहूंगा मैं, यहां आप जैसे ये लेमड़ा निकालोगे, इस मेथड से निकाल लिया, सवाल में कहीं पर भी कोई क्लीन दे रखा है कि ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है या इंटरनल, कुछ भी नहीं दे रखा, केवल ये कहता है कि डिवाइड कर रहा। अब आपने पहले प्लस मान के कर लिया, ये अनुपात आ गया, लेकिन आपको अगर ये आंसर उसमें ऑप्शन में नहीं दिखे, इसका मतलब तुरंत आपको इसको माइनस लेकर के सोल्व करना है, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3D का अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर या पिछले सेकंड ग्रेड में किसी में एक में पूछा है, उसमें कोई हिंट दिया कि वो इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, केवल उसमें जो वैल्यू आई थी वो उसमें थी नहीं। तो वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, तुरंत आप माइनस करके बी करें, उससे आंसर आ जाएगा। ये जो मैं ले रहा हूं, ये वाला 10th क्लास का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो है आपके शांत और अशांत दशमलव वाला, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वाला। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है, और मैंने यहाँ पर जो लिख दिया है, आपको कैसे पता लगाना है, सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं। मैंने यहाँ 3 संख्याएं लिख दी, लेकिन पहले बता दूं मैं आपको कि शांत और अशांत का पता कैसे लगेगा। अगर सीधी सीधी बात, किसी भी संख्या यानी कि भिन्न मान लो, भिन्न में हर को हम 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिख सकें, तो ये हमेशा ही शांत दशमलव कहलाएगी, सीधी सी बात, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में नहीं है, इन 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आती है, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देता हूं, अन्यथा अशांत आवर्ती, वो शांत नहीं होगी, बार बार चलती रहेगी और कुछ डिजिट से उसके बाद में फिर से रिपीट होती जाएगी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ गई है। अब मैं इस पहली संख्या की बात करूं, तो यहां आप देख लो, अगर हर को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सके, मतलब 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में हो, तो यहां देख लीजिए क्या होगा। ध्यान रखना, ये जो 7 आ रहा है यूनिक देखते ही आप लिख दो, ये जो 441 जो है ना, ये होता है 21 इंटू 21, ठीक है। तो ये 21 इंटू 21 तो आपके 7 इंटू 7 से कट जाएंगे, तो ऊपर केवल 9 बचेगा और नीचे ये 7 रिमूव हो जाएगा, खाली 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 ही बचेगा, और इसलिए ये शांत दशमलव है। बहुत ही सावधानी बरते इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, एक बात, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर अंश में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको हर को देखना है जो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में लिखी जा सके। सेम आप इसमें पता लगा सकते हो, यहाँ कोई कट नहीं रहा, तो ये शांत हो गई, और ये इसमें अगर देखो तो मैंने कहा ना, ऊपर वाली संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
नीचे ये बन रहा है 5 पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 0.5, तो ये इस रूप में आ रहा है। तो ये भी आपके शांत दशमलव कहलाएगी, ठीक है, और ये भी शांत दशमलव है। यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए और वो संख्या ऊपर वाली संख्या से कटे नहीं, ये देख लेना, तो वो शांत हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा अगर है कोई तो वो अशांत कर देगी, ठीक है। बस 2 और 5 के रूप में होने चाहिए हर, ये तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें एक दो चीज और है जो मैं आपको बताता हूं। इन संख्याओं को देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन आपके इस पर बेस लाता है, जब बार लगा होता है तो उसको किस तरीके से P/Q के रूप में लिखा जाए। देखिए बस इनसे बाहर कोई संख्या नहीं जाती है, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, सीधा सीधा। जैसे पहला है 0.3 बार, आपको इसको लिखना है डायरेक्ट ही 3/9, यानी कि 1/3। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी ही उसके नीचे 99 लगा दें। जैसे यहाँ 0.47 बार है, तो आप इसको लिखेंगे 47/99। कट रहे हो तो काट देना, नहीं तो यही आंसर है। अब आपकी थोड़ी चेंज हो गई है, तो देखो थर्ड वाले को मैं ले लेता हूं, ये थर्ड वाला 1.27 और इसके ऊपर बार है। अब आपको इसमें क्या करना है, सीधा सीधा इसको 1 + 27/99 कर देना है। तो ये क्या हो गया 99 + 27/99 प्लस कर लीजिए 9 7 16 9 2 11 1 12 99, ये 3 से कट रहे, काट देना, यही आंसर है। फिर चौथा है जो आ रहा है, इसमें देख लीजिए सेम वही काम, 1.235 और यहाँ 35 के ऊपर बार है, तो आप इसे सीधा सीधा 12 + 35/99 कर दें आप। बस उसके बाद सेम इसी पैटर्न पे सोल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा, देखो 92 108 और ये 1223 के कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये इसमें आपके इसका एक क्वेश्चन उसने सेकंड ग्रेड में हमेशा ही पूछा है, और सबसे इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो ये पैटर्न आप याद रखें, चाहे मान लो अगर जैसे 0.3456 आ गया और इसके ऊपर बाहर है, तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्या लिखी है सभी को एज इट इज लिख दो, और जितने पर बाहर है उतने 999 कर दो नीचे, बस। ये आपके फ्रैक्शन में बदल लिया अपन ने P/Q ग्रुप में। ये पैटर्न आप जरूर याद रखें, आपका क्वेश्चन एक सही हो जाएगा। आखिर 2 नंबर का मामला है। तो घन और घनाभ से जुड़े फॉर्मूले फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले मैं घन की बात करूं, घन है ना क्यूब, तो इसमें घन का सबसे पहले मैं ले लेता हूं, चलो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA शॉर्ट में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 6L², ठीक है। ऐसा होता ना घन, ये ठीक है, भुजा इसकी L मान ली। फिर इसमें ले लेता हूं मैं वॉल्यूम, आयतन, तो आयतन हो जाएगा उसका L3, ठीक है। फिर इसमें अगर मैं लेता हूं एक और पार्ट बाकी जो, वो है विकर्ण, जिसको अपन डायगोनल कहते हैं, D, वो होता है L√3, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं घनाभ की, ठीक है, क्यूबॉइड। फटाफट देख लीजिए आप, क्यूबॉइड में पहला फॉर्मूला वही TSA, तो वो होता है 2 × L × B, B × H, H × L, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर बात करें हम दूसरा कौन सा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। फिर इसका विकर्ण जो आता है डायगोनल, तो डायगोनल हो जाएगा इसका L² + B² + H² का रूट। ये खास तौर से फॉर्मूले हैं जो आपको सवाल करने में यूज करने होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब मैं बात करूं घन और घनाभ का हो गया, ठीक है। अक्सर क्या क्वेश्चन वो रिवर्स पूछता है, तो थोड़ा मैं इन पर
फॉर्मूलों को अगर अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे तो सवाल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बेलन की बात करूं। बेलन, देखिए बेलन के अंदर हमें ध्यान रखना होगा, सीधा सीधा इसका डायग्राम भी दिमाग में बैठा लें। क्वेश्चन क्योंकि सब मिक्स में आते हैं, ध्यान रखना। ये इसकी रेडियस, ये हाइट इसकी, ठीक है। अब इसमें बेलन में सबसे पहले तो मैं लेता हूं कर्व सरफेस एरिया, CSA, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बार बार जो वक्र पृष्ठ है वो होता है 2πRH। दूसरा होता है TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2πR × H + R। फिर तीसरा आता है इसका वॉल्यूम, आयतन, ठीक है, ये होता है πr²H। ये इसके मेन फॉर्मूले हैं, इससे बाहर नहीं जाना। फिर आपके आता है शंकु, ठीक है, कोन, इसको अपन बोलते हैं कोन, ये सिलेंडर था। तो इसमें शंकु में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है। ये शंकु बिल्कुल अपने को लंबवृत्तीय शंकु ही मानना है। ये तिर्यक ऊंचाई, ये हाइट, ये त्रिज्या R, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं CA से ले लेता हूं, तो ये CA से हो जाएगा πRL। दूसरा, फिर इसमें TSA की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो πR × L + R। फिर तीसरा आता है वॉल्यूम, आयतन, तो वो हो जाता है 1/3 πr²H। अब इसमें एक चीज आ रही है L, तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमें हमेशा अलग से याद रखना, L² = H² + R², जिसको हमें सवाल में यूज करना पड़ेगा। ये हो गया बेलन और शंकु से जुड़े फॉर्मूले, ठीक है। अब बात करते हैं अपन गोला, ठीक है, स्फेयर। तो गोला में पहला फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और ये होता है 4πr²। दूसरा होता है आयतन, वॉल्यूम, ये होता है 4/3πr³, ठीक है। फिर तीसरा, इसी में मैं बात कर रहा हूं गोले में, क्योंकि दो ही चीजें ही हैं। अब अगर अर्धगोला हो जाए, ठीक है, अर्धगोला, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये खास बात है। अर्धगोला हेमीस्फेयर कहते हैं इसको, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा अर्धगोला, ये ऐसा, ठीक है, ये त्रिज्या R। तो उस कंडीशन में इसका जो CSA अलग बनेगा और TSA अलग बनेगा। तो CSA तो बन जाएगा इसका 2πr², मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि केवल नीचे वाला पोर्शन ही है, ठीक है ना। जो नंगाड़ा होता है ना, बजाते हैं अपन, तो उस नंगाड़े का सर्कुलर पार्ट है वो इसमें CSA में शामिल नहीं होगा, केवल नीचे वाला कर्व वाला ही। और TSA में ये सर्कुलर पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3πr²। और तीसरा वॉल्यूम की बात करें तो केवल डायरेक्ट आधा हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसके सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। मैं इसमें अच्छे जो क्वेश्चंस पूछे गए, ये अक्सर पूछे जाते हैं, मैं वो फॉर्मूले भी, वो सवाल भी इसमें भी आगे ले रहा हूं। अब देखिए, जो मैंने घन घनाभ गोला बेलन शंकु के फॉर्मूले बताए, उन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो आरपीएससी ने पूछे हैं, ध्यान रखना। और इसी पैटर्न के इर्द गिर्द आरपीएससी चलती है, ध्यान रखना। यहाँ कह रहा है कि एक कुआं है जिसका व्यास 7 मीटर और उसकी डेप्थ, मैंने H लिखा, हाइट, डेप्थ, गहराई जो है उसकी 20 मीटर है। ये कह रहा है कि उसको ऐसे कुएं में से मिट्टी खोद करके एक बाहर एक चबूतरा बनाया गया है, जिसकी लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, तो हाइट कितनी होगी। अब ऐसे केस में क्या होता कि इधर से मिट्टी निकाल के इधर रखी, तो कुल मिला करके चाहे वो शेप बदल गई है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहा ना, आयतन तो वही रहा। तो हम इसमें दोनों का आयतन बराबर कर लेते हैं। तो ये बेलन का आयतन, क्योंकि कुआं बेलनाकार है, क्लियर दे रहा है, इसमें R दे रखा है और हाइट दे रखी है, डेप्थ। तो ये बेलन का आयतन तो लगा दो आप πr²H, और उधर चबूतरा, उसका आयतन LB × H बन जाएगा। ये H सेम मत कर देना, स्मॉल और कैपिटल चेंज कर देना। अब इसमें पाई, ये आपके 22/7, त्रिज्या R 7/2, तो ये 7/2, H कितना 20, और इधर L आपके 22, ये 14,
और ये आपके एच फाइंड करना। तो देख लीजिए 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और ये आपके इन दोनों से ये 5 टाइम्स और ये इसमें 2 टाइम्स। तो देख लीजिए h इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5 मीटर आ जाएगा। चबूतरा इतना ऊंचा हो जाएगा और कुछ नहीं, बस ये तो आंसर है। कितना इजी काम है। ये भी 2 मिनट भी इसलिए लगे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो वहां धनाधन पेन चलाना माइंड के साथ साथ, तो इजी वे में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर इसने देखिए क्वेश्चन पूछा है बेलन वाला ही। ये कह रहा है कि एक लंबी छड़ है लोहे की जिसका डायामीटर, व्यास दे रखा 1 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि इसे कन्वर्ट करना है एक लंबे तार के रूप में, और वो लंबा तार जिसका व्यास 2r आपको फाइंड करना है और जिसकी लंबाई आपको 9 मीटर रखनी है। पहली बात तो ये कन्वर्ट किसको किस में करना है, बेलन को बेलन में। तो सीधा सीधा आप लगा दे फॉर्मूला बेलन के आयतन का। इसमें कहीं कोई चेंज करना ही नहीं आपको, बस खाली इसके जो लेटर है वो चेंज कर देना, जो सिंबल है। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, पाई तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसने जो एक खास बात कही है कि बेलन से बेलन है तो आयतन सेम रहेगा। तो अब इसमें करना क्या है, यहाँ सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो आप एक काम करें, इसे 20 सेंटीमीटर में कर ले। वैसे भी आंसर ये सेंटीमीटर में मांग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पाई से पाई तो कैंसिल, आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आर यानी कि 1/2, एच यानी कि 4, और इधर आपके आर फाइंड करना है, 2r फाइंड करना। तो पहले आप आर फाइंड करेंगे, आर इंटू एच की जगह कितना हो गया 900, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9, इट मीन्स आर इक्वल टू 1/30। अब इसने पूछा है डायमीटर यानी कि व्यास पूछा है, तो व्यास होगा क्या आपके 2r, तो ये 2 इंटू 1/30, तो ये क्या बन जाएगा 1/15 सेंटीमीटर आपको डायमीटर रखना पड़ेगा उस लंबे तार का। एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप 9th-10th की बुक्स को ठीक से पढ़ते हैं तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो 9th-10th पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी के अब तक डायरेक्ट हूबहू बुक से पूछे गए हैं। यहाँ कह रहा है कि एक घन है और उस घन में सबसे बड़ा गोला रखा गया है, बड़े से बड़े आकार का। इसमें एक गोला रखा गया है। मैं इसे इस प्रकार से शो कर रहा हूं, केवल एक परत लेकर के समझना। ठीक है, ये एक घन ले लिया जिसकी भुजा अपन L मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा गोला रखा गया है, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये ऐसा। तो ये कह रहा है कि घन का आयतन V1 और गोले का आयतन V2 का अनुपात क्या होगा। V1 अनुपात V2 क्या होगा। तो सीधा सीधा आप इसमें अगर भुजा L मान लेते हैं तो गोले की त्रिज्या बनेगी, वो कितनी बनेगी L/2। तो उस कंडीशन में आप घन का आयतन ले लें, V1 ये तो हो जाएगा क्या L3, और आप गोले का स्फीयर का ले लें आयतन, V2 4/3 पाई r³ यानी कि L/2 का क्यूब। तो ये हो रहा 4/3 पाई L3/8। तो ये इससे कट गया, तो ये क्या आया L³ पाई/6। तो इसने V1:V2 पूछा है, तो ये L³ पाई L3/6। तो L से L कैंसल, तो ये हो जाएगा 6:पाई। ये तो इनके आयतनों का अनुपात है, कोई भारी काम नहीं। देख लो आप, जो फॉर्मूले इसमें हमने लिखे, पढ़े, याद किए, उन्हीं को तो यूज कर रहे हैं। यहां कह रहा है कि एक खोखला बर्तन है अर्धगोलाकार,
यानी जो अर्ध गोला है उसके ऊपर वापस एक बेलन को रखा गया और पूरा खोखला है। ठीक है, सावधानी बरतनी, ये खोखला वर्ड में बार बार क्यों यूज कर रहा हूं यहां भी पता चलेगा। तो मैं सबसे पहले चलो बेलन बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गया बेलन इस तरीके से, और ये कह रहा है कि इस बेलन को एक अर्ध गोले के ऊपर रखा गया है, और ये कह रहा है कि दोनों के जो अर्ध व्यास है, ठीक है ना, त्रिज्या कह सकते हैं, वो दोनों की गोल अर्ध गोले उसकी वो अपने 3.5 सेमी है। ठीक है, अब आप देख लो करना क्या यहाँ, ये कह रहा है कि टोटल जो हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा कि इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं पेपर में से ही क्वेश्चन ले रहा हूं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखना आप। तो फटाफट देख लीजिए आप, यहाँ टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा TSA वो क्या बनेगा, पहले तो ये अर्धगोला ले लीजिए बाहर वाला, तो ये 2πr², क्योंकि पूरा होता है 4πr², तो आधा हो जाएगा 2πr²। ध्यान रखना ये वाला पोर्शन जो है ना वो सर्कुलर वाला वो अंदर दब गया बैलेंस से। फिर इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2πrh। ठीक है, और फिर ये ऊपर वाला क्या πr², जो हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये खोखला है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ये गलती नहीं हो जाए, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये 2πr इंटू h प्लस आर ही बन गया। तो ये 2 इंटू 22/7, r तो आपके पास में देख लीजिए कितना 7/2 ही है, और ये r तो हो गया आपके कितना 3.5, और ऊंचाई बेलन की है यहां से यहां तक, तो आप इसमें से माइनस कर लो, तो ये 10.5 माइनस 3.5 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, यहां 7 कर दो तो ये कैंसल 22 इंटू 10.5 हल करो, ये 231 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। सवाल को पढ़िए, सवाल कह क्या रहा है, और एक एक बात को वहां बिल्कुल कंसंट्रेशन रखते हुए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जब एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सारा ध्यान उसी क्वेश्चन में होना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो ये कर रहे होते हैं, पेन तो इस क्वेश्चन के लिए चल रहा होता है, लेकिन दिमाग बाकी के क्वेश्चन की तरफ चल रहा होता है कि अगला कैसा होगा, या पीछे एक क्वेश्चन देखा था और वो नहीं आया था मैंने छोड़ दिया, तो आधा थोड़ा थोड़ा दिमाग उसमें से चल रहा होता है। तो दिमाग को बटने मत दीजिए, जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारा फोकस वही करिए, क्योंकि आधी गलतियां हम ऐसी करते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी आरपीएससी ने पूछ रखा है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कितना इजी काम हो जाए। ये कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई और उसका व्यास दोनों 12 सेमी है, और ये कह रहा है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो आर क्या होगी गोले की, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय तो होता क्या 2πrh, और गोले का हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसल, ये 2 हो जाएगा, तो ये RH इक्वल टू 2r²। r कितना है, r आपके पास में 6, और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई आपके पास में 12, 2r², तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट दो 6, तो ये आपके r क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये सर्कल से जुड़ा क्वेश्चन हो गया है त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई वाले सवालों में से। देखिए यहाँ इसने पूछा है कि वृत्त दे रखा है आपके पास में, इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई दे रखी है आपके पास में AB, और त्रिज्या इसकी दे रखी है, इसको अपन ओ लिख देते हैं, त्रिज्या है 5 सेमी। ठीक है, जीवा की लंबाई हो रही है 5√3। ठीक है, अब इसने क्या किया
यहाँ देखिए इसने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए होता है, ये कोण थीटा चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या करोगे इसके लिए, देखिए यहाँ आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, आ रहा होगा, कौन सा हम यूज करते हैं ना किसी त्रिभुज के लिए, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस 2 ओ ए ओ बी कोस थीटा। तो ए बी स्क्वायर तो हो गया आपके पास 5 रूट 3, तो ये 25 और 25 दिया 75, ओ ए ये हो जाएगा 25, 25 2 इंटू ये भी 25 और ये कोस थीटा, तो 25 75 माइनस 50 करो तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का 2 इंटू 25 कोस थीटा। तो देख लीजिए कोस थीटा आ रहा आपके माइनस का हाफ, तो थीटा क्या हो जाएगा, क्या बनेगा 2π/3 बन जाएगा इसमें। ठीक है, एंगल डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि अगर प्लस का होता तो π/3 होता, तो ये 2π/3 होगा। अब आपके पास में ये जो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालना है, तो वो हो जाएगा a इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पर आप देखिए ये पाई, क्योंकि आंसर पाई में आ रहा है, तो ये 5 इंटू 5 और इस पाई को आप लिख दीजिए 180, क्योंकि यहाँ वो मैंने पाई में लिखा इसको, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो देख लीजिए ये कितना आ गया आपके, क्योंकि ये 360 था, ये कैंसिल, तो 25/3 पाई सेमी स्क्वायर, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और ये कह रहा है कि आपको इसका जो लंब केंद्र है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो अब देखिए लंब केंद्र के निर्देशांक निकालने, लंब केंद्र का मतलब आप यहाँ से लंब डालोगे इस पर, ठीक है, फिर ऐसे ही मान लो अगर यहाँ से लंब डालते हो ये 90 डिग्री और ये भी इस तरीके से ये 90 डिग्री। ये जो पॉइंट है जिसको अगर अपन कुछ भी नाम डाल देते हैं, चलो लंब केंद्र को P नाम देता हूँ, ठीक है, ये L, M और N हो गए। अब लंब केंद्र के लिए हमें थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन काम इजी है। हम इसमें जो ऑप्शन दे रखे उनका भी उपयोग करेंगे। देखिए हम सबसे पहले काम करें, इस BC का समीकरण निकाल लेते हैं। BC का समीकरण निकालने के लिए आप पहले एक काम करें, BC का ढाल निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये ढाल आ गया। तो जैसे ही आपके ये ढाल आता है तो उस कंडीशन में आप इस AL का समीकरण निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि AL जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के, तो AL का जो ढाल होगा जिसको अपन M2 कहेंगे वो माइनस का 7 बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में अपन ने इसका ढाल निकाल लिया, तो अब अपन इस AL का समीकरण निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AL क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस 1, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस 7x प्लस 7। ये आपके किसका, AL का समीकरण आ गया। अब AL कहाँ से, P से गुजरता है, तो अब आप क्योंकि ये इससे गुजर रहा है P से, तो ये आपके AL का इक्वेशन आ गया। आप ऑप्शन से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे आपके पास में जो दे रखा है कितना, -7 और 2 भी दे रखा है, आप एक पुट करके देख लीजिए। इसके अंदर आप चारों ऑप्शन रख के देख लीजिए,
वो यहाँ से गुजरा और संतुष्ट कर रहा होगा। तो ये रखो आप, y की जगह रखो 2 बराबर माइनस x की जगह 49 प्लस के, तो ये यहाँ नहीं बैठ रहा। आपके पास में ऑप्शन देखो कितना 7 और -2 भी है, तो आप ये पुट करके देख लीजिए आप। तो y की जगह तो आप पुट कर लीजिए -2 और x की जगह आप 7 पुट कर लीजिए, तो ये 49 प्लस 7 ये भी नहीं हो रहा। तो आप इसके अंदर जो 7 कौन सा 2 तो है माइनस का और 7 प्लस का ये ऑप्शन भी है इसमें, तो ये करके देख लो आप इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह तो रखो 7 और x की जगह रखो कितना 2, तो प्लस के 14 प्लस 7 ये भी नहीं हो रहा। तो आप इसमें 2 और -7 रख के देख लो, तो y की जगह तो हो गया कितना -7 बराबर 2 रखा, तो -14 प्लस 7, तो -7 -14 ये आ गया, यानी कि ये इसका लंब केंद्र हो जाएगा। तो हमने चारों पॉइंट रख के देख लिया जो संतुष्ट कर रहा, उससे हमारे लंब केंद्र आ गए। लो टॉपिक चेंज, लेकिन है तो वही, बिल्कुल छोटी क्लासेस का ही है। और ये टॉपिक पूरक कोण और संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल वाले सवालों पर डिपेंडेड है। ये कह रहा है कि एक कोण है, कोई एंगल है, वो उसके पूरक कोण का 5 गुना है। ठीक है, तो पूरक कोण का 5 गुना अगर कोण अपन x मान ले, ठीक है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, और वो है 5, और ये किसके इक्वल है 2 इंटू उसके संपूरक कोण के बराबर, तो 1 माइनस 80 हो जाएगा। तो बस ये कर लो मल्टीप्लाई, 9 5 45 माइनस 5x बराबर 36 माइनस 2x, तो ये आपके हो जाएगा 450 माइनस 360 इक्वल टू 5x माइनस 2x। तो ये तो हो जाएगा 3x, और ये कितने बच रहे हैं 0, और ये कितने 9। लो x इक्वल टू 30 डिग्री इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि एक कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है कितना होगा, तो ये जो कोण है x वो अपने संपूरक कोण यानी कि 180 माइनस x का दुगुना है। कौन सा, ये कोण, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 माइनस 2x, तो ये x प्लस 2x 360, तो ये 3x इक्वल टू 360, तो ये x इक्वल टू 120। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। गणित में कितनी बार अलग अलग तरह के सवाल आ जाते हैं और बिल्कुल यूनिक होते हैं, हमें लगता है कि हम ऐसे में क्या करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि 59 पर पावर 28 है और उसको अगर 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। कैसे करोगे, देखिए बिल्कुल इजी तरीका, ये पैटर्न किसी भी एग्जाम ने आज दिन तक नहीं छोड़ा है। आप क्या करें, इस 59 को लिखें 56 प्लस 3 और होल पावर 28। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 7 से 56 डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप छोड़ सकते हैं, आप इसमें आगे इसको 28 पावर किसकी बना दे, तो ओनली 3 की। ठीक है, इसके बाद में आप इस 3 को लिखें 3 स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 14, तो ये हो गया आपके क्या हो गया 99 और ओनली 9 14। अब इस 9 को आप 7 से डिवाइड करो तो हो नहीं रहा, तो आप इसको 7 प्लस 2 ले लें 14। 7 इस 7 से डिवाइड हो रहा, तो अब आप इसे फिर से छोड़ करके क्या लिखेंगे 2 पावर 14।
अब 2 पावर 14 को आप क्या करें, 2 स्क्वायर अलग ले लें और 2 पावर इसको कितना 12 ले लें, तो ये बन जाएगा आपके कितना 4 तो अलग हो गया। ठीक है, अब इसको आप लिख दें 2 पावर कितना 3। ठीक है, ये 12 रह जाएगा 14 से, तो 12 यानी कि ये 4 हो गया। तो अब आप देखिए 4 तो बाहर हो गया और ये अंदर 8 पावर 4, 8 को 7 से यानी कि वही तरीका 4 और 8 यानी कि 7 प्लस 1 पावर 4। तो मैंने बताया था आपको 4 तो ऐसे रहेगा और 7 से करोगे डिवाइड तो 7 चला जाएगा पूरा, अब 1 बचा तो 1 पर पावर 4 यानी कि लास्ट में क्या बचा 4। ये क्योंकि 1 पावर 4 1 ही होता है, तो शेष फल क्या आ जाएगा आपके 4, ये इसका आंसर होगा।